अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर और टॉपिक है हमारा चार्ल्स लॉ। इससे पहले हम बॉयल लॉ पढ़ चुके हैं और जब तक आप लोगों ने ये लॉज नहीं पढ़े जो गैस लॉज मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस लॉज में बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ये तीन लॉज आपने पढ़ने हैं, तब जाके आगे आपको आइडियल गैस इक्वेशन और इसका डेरिवेशन, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। आगे आगे जो ही आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ जैसे जितना बॉयल लॉ इम्पॉर्टेंट था उतना ही चार्ल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने तवज्जो देना है, तवज्जो के अलावा कुछ नहीं देना है। चलो 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 क्या कहता है, चलो क्या कहता है बॉयल लॉ, क्या कहता है चार्ल्स लॉ, क्या कहता है। चार्ल्स कहता है एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक लॉ पेश की थी। मैंने अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी भी गैस के चार वेरिएबल्स हैं, चार चीज़ों पर कोई भी गैस का इन्हिसार चार चीज़ों पर होता है। वेरिएबल का यही मकसद होता है, यही मतलब होता है। आप देखिए वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि वो वॉल्यूम है, आप लोगों ने पढ़ा था कि वो प्रेशर है, आप लोगों ने पढ़ा था कि वो टेम्परेचर है, आप लोगों ने पढ़ा था कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। कोई भी गैस हमेशा आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम है, इतने मोल का इतना वॉल्यूम है तो इतने मोल का इतना होंगे, इस तरह वॉल्यूम का ऑफ बनाएंगे। वॉल्यूम इसका एक वेरिएबल है। इसका प्रेशर इतना है, इस गैस का इतना प्रेशर है तो इस गैस का इतना प्रेशर है, तो जब इतना वॉल्यूम है तो इतना प्रेशर है, इस तरह के आप सोचेंगे, ये इनका वेरिएबल है। टेम्परेचर, इसका इतना टेम्परेचर है, इस पर इतना टेम्परेचर है तो इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। जनाब आप इसका नंबर ऑफ मोल करेंगे कि किसी गैस का 4 मोल है यहाँ पर पड़े हैं, या 10 मोल पड़े हैं, या 1 मोल पड़ा है, या 0.5 मोल पड़ा है, जितने भी है आप ये चीज़ें आप कंसीडर कर लेंगे। तो फिर आप लोगों ने कहा था कि दो चीज़ें आप कांस्टेंट रखेंगे, तीसरी बाकी दो के दरमियान आप रिलेशन बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को याद है तो बॉयल लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट थे और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन था। अभी जनाब अभी मैं इस तरह करूंगा कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखेंगे और इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाया, इन दोनों के दरमियान वेपर और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बॉयल ने बनाया था। और चार्ल्स ने क्या किया था, चार्ल्स ने किया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान उनने रिलेशन बनाया था। क्या चीज़ें कांस्टेंट रखे थे, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, नंबर ऑफ मोल उन्होंने कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद है, याद नहीं है तो याद करो। देखो आप कुछ इस तरह करें कि एक गुब्बारा ले लो, इसको किसी गैस से भर लो, आम हवा से भर ले, ठीक है, इसको हवा से भर ले और फिर क्या करो, अब चूंकि गुब्बारे के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा, वो ज़्यादा जगह घेर लेगा। अभी क्या करो, प्लीज़ इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह से तवज्जो दो, इस पॉइंट से आपने कुछ सीखना है। तो आपने क्या करना है, उस गुब्बारे का अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। किस चीज़ के मुकाबले में अभी बताने वाला हूँ। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब मैंने क्या किया, आप लोग करें प्लीज़ और प्रैक्टिकली करें, आप लोगों को इसका समझ खुद आना शुरू हो जाएगा। तो इसको किसी रेफ्रिजरेटर में रखें, आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रीज़र में लेके, रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र वाले पोर्शन में लेके रखे ताकि बहुत जल्द कूलिंग करे, ठीक है। तो जब आप 3-4 घंटे बाद जाएंगे तो आपको वो गुब्बारे में जो इतना बड़ा गुब्बारा था आपको इतना छोटा सा वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर, जो ही टेम्परेचर कम हो जाता है वॉल्यूम भी कम हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर, गुब्बारे के अंदर जो गैस था उसका टेम्परेचर अपने घटाया तो इसका वॉल्यूम भी घट गया, इसका वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही बात है, चार्ल्स ने क्या किया था कि किसी गैस का जब आप क्या करेंगे, किसी गैस का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है
इसका वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के साथ वही होगा जो आपने टेम्परेचर के साथ किया है। यानी जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर आप घटाते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। यही रिलेशन उन्होंने बनाया था और कुछ नहीं किया था। मैंने क्या कहा, आप एक गुब्बारा ले ले, किसी गैस से आप भर ले, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर आप इसको कूल करें रेफ्रिजरेटर के अंदर किसी फ्रीज़र वाले पोर्शन में रखें, तो इसका वॉल्यूम 3-4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम बहुत छोटा रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, जो ही टेम्परेचर कम हो जाता है वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो जनाब लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक ये क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। आपको एक खास मास वाली गैस मिला, फॉर एग्जाम्पल उस गैस का मास जो है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास, मोलर मास तो 44 ग्राम है, 44 ग्राम्स है। आपने 88 ग्राम लिया, आपने 100 ग्राम लिया, आपने 200 ग्राम लिया, आपने 300 ग्राम लिया, आपने 1000 ग्राम लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस गैस का जो खास मास वाले गैस है उसका वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा। जो ही आप जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना आप टेम्परेचर घटाएंगे उतना ही उसका वॉल्यूम घटेगा। लेकिन प्रेशर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को मस्ट रिमेंबर, प्रेशर ने अपना कांस्टेंट रखना है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है, और आपने नंबर ऑफ मोल तो वैसे ही जितना आप गैस लेंगे तो फिर आप तो चेंज नहीं करते हैं, ये तो इनिशियली आपने कांस्टेंट लेने हैं, तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होते हैं। ये बॉयल लॉ में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कोई एमसीक्यूज ऐसा हो कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर बी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नंबर सी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहते हैं, नंबर डी बोथ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल, एंड ई नन ऑफ दिस। तो आपने बोथ नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर को चार्ल्स लॉ में क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं कभी चार्ल्स पढ़ता हूँ, कभी चार्ल्स का मैं कहता हूँ, तो जब चार्ल्स लॉ का आप जिक्र करते हैं, लॉ उसके साथ बयान करते हैं, तो फिर चार्ल्स बनता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह बनता है, लेकिन अकेले आप चार्ल्स कह सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आप चार्ल्स कहे या चार्ल्स कहे कोई मसला नहीं पड़ता है। ओके जनाब, तो जनाब ये है हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं जाहिर करूँ, मैथमेटिकली अगर मैं इस लॉ को मैं जाहिर करना चाहूँ तो मैं कैसे जाहिर करूँ, मैं ऐसा जाहिर करूँगा। देखो जनाब, अगर वॉल्यूम को किसी गैस का वॉल्यूम में V से जाहिर करो, किसी गैस का वॉल्यूम में V से जाहिर करो, और मैं कहूँ कि इसका टेम्परेचर, तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का अब कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आता है। अगर आप लोगों को बॉयल लॉ याद है तो वहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह लिखा था कि उनके वहाँ पर इन्वर्स रिलेशन था, एक के बढ़ाने से दूसरा घट जाता था। तो अभी क्या है, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाता है, तो ये हमें बताते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ओके जी, अब क्या है आगे मैं कुछ इस तरह करो कि प्रोपोर्शनलिटी को मैं ख़त्म करो, तो V इज़ इक्वल टू KT। अब ये जो है ये तुम्हें कांस्टेंट शो करेगा, इसको कांस्टेंट कहते हैं, ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है। सो V इज इक्वल टू KT, एंड अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि K को मैं अकेले छोड़ दूँ, फिर देखते हैं कि क्या बनता है, तो यहाँ पर T करो, यहाँ पर भी T करो, तो ये ऐसा बनेगा V/T इज इक्वल टू K। तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू K एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 से जाहिर किया है, और मैंने कुछ आगे इस तरह लिखा है, इक्वेशन 3 गिव अनदर स्टेटमेंट टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को एक और स्टेटमेंट मिलने वाला है, किस चीज़ से, यहाँ से भी आप इसका वो स्टेटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप यहाँ से भी देखो, जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे को बटा में मिलने वाले हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तकसीर डिवीजन में मिलने वाले हो, तो हम कैसे, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान रेशो है, तो ये तुम्हें रेशो दिखाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रेशो है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर।
कांस्टेंट प्रेशर पर हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रेशो क्या रहता है? रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे आगे बहुत सारे एमसीक्यूज आप हल करेंगे। देखो, द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन प्रेशर को कभी आपने चेंज नहीं करना है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है। ओके जनाब, तो ये है। अब डायग्रामेटिकली मैंने इसको शो किया है, तो डायग्राम में कुछ इस तरह है। मैं अगेन से थोड़ा सा बनाऊं ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। जनाब थोड़ा सा इसको देखें, मैं बताने वाला हूं। अब क्या करें, एक दो ऑफ बर्तन ले ले, दो सिलेंडर ले ले, इसमें क्या करो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, दोनों का कैपेसिटी सेम है। दो सिलेंडर है, दोनों का कैपेसिटी क्या है? सेम है। अभी क्या करो, कुछ इस तरह करो कि यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करो। ये T2 टेम्परेचर मैंने लिया है, तो इसको ये T1 होना चाहिए, ये T1 है और ये T2 है। ओके, तो ये मैंने T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लेट फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है? वो अगर मैं ये कहूँ कि वो 20 dm³ है, ये V1 वॉल्यूम है। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह के कि वही सिलेंडर जो वही गैस, जितना गैस इस सिलेंडर में पड़ा है उतना ही गैस इस सिलेंडर में पड़ा है। जो गैस यहाँ पर था वही गैस यहाँ पर भी है, यानी सेम गैस है, सेम अमाउंट है, सेम कैपेसिटी है। तो अब क्या करना है, लेकिन इसमें वो गैस तो बंद है, लेकिन यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने पहुँचाया। तो अभी क्या होगा, वॉल्यूम भी इतना ही बढ़ेगा। वॉल्यूम जब इतना बढ़ेगा तो इसको मैंने V2 वॉल्यूम कहा, और ये है 40 dm³। अभी मैं मैथमेटिकल रिलेशन इसके दरमियान कैसे बनाऊं? आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको अभी पहले मैंने इक्वेशन लिखा था कि V/T = K, लेकिन अगर तुम्हारे साथ दो गैसेस है तो फिर ऑफ क्या लिखेंगे? V1/T1 = V2/T2 = K, और अगर तीन है तो V3/T3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट में दो इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए मैं कहता कि V1/T1 = V2/T2। अभी क्या करो, वेरिएबल को फुट करो, कीमत ही फुट करो। तो वॉल्यूम V1 का कीमत कितना था? 20 था, और 20 dm³ था। और T1 कितना है? T1 हमारे पास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे जाए V2 कितना है? 40 dm³ है, और T2 20 है। इससे क्या आता है? इसका आंसर आता है 2, और इसका आंसर क्या आता है? इसका भी आंसर 2 आता है, तो ये क्या है? अब क्या है, अब जनाब देखो, हमारे पास कंडीशन तो चेंज हो गई, कंडीशन बदल गई, लेकिन क्या आ रहा है? V/T का रेशो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। V/T का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो यही बात है, और कुछ तो मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने तवज्जो के साथ सुनना है। जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल आपका हल हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने तवज्जो नहीं देना है आपको समझ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आपने तवज्जो देना है। ओके जी, तो जनाब ये है हमारे पास इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जनाब चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं। वहाँ आपने किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ को मैं दो ग्राफ मैंने बनाए हैं। अब देखो, थोड़ा सा इनके ग्राफ्स में बनाओ, थोड़ा सा मैं ये ग्राफ बनाऊँ तो आप लोगों को और वाज़ेह हो जाएगा। मैं ये ग्राफ थोड़ा सा बनाओ तो क्या हो जाएगा। देखो जनाब, हमारे पास दो चीज़ें हैं। मैं अभी वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्योंकि तो कांस्टेंट पर आ रहा है, मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर पर मैं क्या करूँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है इस एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। अभी क्या है, जब तुम्हारा टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी 0 है। दैट फॉर एग्जांपल 0 तो नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर स्केल में बताऊंगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा। अभी टेम्परेचर को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया
तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इन दोनों का ये यहाँ पर इन दोनों का मिलाप होता है इस पॉइंट पर। अभी टेम्परेचर को मैंने और बढ़ाया तो वॉल्यूम और भी बढ़ेगा। इन दोनों का अभी कहाँ पर मिलने वाले हैं, यहाँ पर मिलने वाले हैं, फिर यहाँ पर मिलेंगे। जितना ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है जी। अभी क्या करना है, अभी इसको T1 टेम्परेचर, इसको T2 और इसको T3, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। अभी इसको V1, इसको V2 और इसको V3। ठीक है। अब जनाब देखो प्रेशर एवरीवेयर कांस्टेंट। लेट फॉर एग्जांपल इस लाइन पर आप देखें तो मैंने कहा था कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है, यहाँ पर सारी जगहों पर प्रेशर एक जितना है। लेट फॉर एग्जांपल वो 1 atm है, तो यहाँ पर भी 1 atm है, यहाँ भी 1 atm है और यहाँ भी 1 atm है। तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। याद रखो, तुम्हें कौन सा लाइन मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ होने वाला है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्केल अभी नहीं, मैं नेक्स्ट में करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा इंशाल्लाह। तो जनाब अब क्या हुआ, प्रेशर, आप सोचेंगे कि प्रेशर इस पॉइंट पर जितनी इस लाइन का हम जिक्र करते हैं, प्रेशर्स एवरीवेयर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो अब को कौन सा ग्राफ मिलने वाला है, स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलने वाला है। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ये V1 और T1 का जब टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया तो वॉल्यूम भी किसी गैस का इतना बढ़ा, तो इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो ये तुम्हें मिला। फिर T2 जब टेम्परेचर को मैंने और बढ़ाया तो वॉल्यूम और भी बढ़ गया। ठीक है। तो इन दोनों को मैंने इस पॉइंट पर मिलाया। अभी जब मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वॉल्यूम और बढ़ गए। ठीक है। तो ये बना और इस तरह आपको ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। लेकिन याद रखो यहाँ जो भी पॉइंट आप ले ले, क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। तो जनाब अगर अभी आप ये सोचे कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का मैं अगर देखो, लेट फॉर एग्जांपल ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका वॉल्यूम लेट यहाँ पर 20 है। इसको मैंने कितने तक पहुँचाया, इसको मैंने डबल किया, इसको मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाया, तो ये 40 dm तक पहुँचेगा। कितने तक पहुंचेगा, 40 तक। अभी देखो इन जहां भी आप रेशो देखेंगे आपको रेशो वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो कांस्टेंट रहेगा, आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ये रेशो आप देखें तो 20/10, ये वॉल्यूम V1/T1 है ना, V1/T1। तो इन दोनों को देखो 20/10 = 2, और अगर ये वाला आप देखें तो V2/T2 इक्वल टू क्या है, अभी 40/20 = 2। इससे भी 2 आंसर। इसको देखें तो इसको जब मैं इसको 10 की बजाय मैं कितने तक मैंने पहुंचाया, इसको मैंने पहुंचाया, लेट फॉर एग्जांपल मैंने 30 तक पहुंचाया, तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 dm के ऊपर पहुंचेगा। तो इन दोनों को देखो V3/T3 = 60/30 = 2। तो एवरीवेयर रेशो कांस्टेंट रहता है। यही चार्ल्स लॉ है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। एक ग्राफ मैंने बनाया है, इस ग्राफ को आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनना है। जनाब अभी क्या है, अगेन से मैंने कुछ इस तरह किया है, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से वाज़ेह हो। ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखूँगा तो आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पता है आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, मसला नहीं होना चाहिए। देखो ये है हमारे पास। अब मैं क्या करूं, मैंने 3 ग्राफ्स आपको 3 लाइंस दिखाए हैं। इसका क्या मतलब है, देखो हमारे पास है, यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर टेम्परेचर है। मैंने सबसे पहले ये लाइन बनाया। ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको घटाया, फिर मैंने मज़ीद घटाया। ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से इस साइड पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर आप लोगों को नज़र आता है तो ये तुम्हारा T1 टेम्परेचर है, फिर इसको देखो तो ये तुम्हारा T2 टेम्परेचर है, और अगर इसको देखो तो ये तुम्हारा T3 टेम्परेचर है। अब याद रखो
प्रेशर इस लाइन पर, खास लाइन पर प्रेशर अभी यहां पर, यहां पर, यहां पर, एवरीवेयर तो सेम है, लेकिन प्रेशर इस लाइन और इस लाइन पर सेम कभी नहीं है, ये याद रखो। इसलिए तो ग्राफ आपको दूसरा मिल रहा है, इसलिए लाइन तो दूसरा मिल रहा है। जब आपने प्रेशर को या तो घटाया या बढ़ाया, तो अभी ग्राफ लाइन तुम्हें कुछ और दे रहा है। प्रेशर को चेंज करने से एक ही लाइन नहीं मिलने वाला है। यहां पर तो प्रेशर कांस्टेंट था, इसलिए एक लाइन मिल रहा था। अभी मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को थोड़ा सा क्या किया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन सेम लाइन पर तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो फिर रेशो भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पर अगर आप इस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो इसके वॉल्यूम टेम्परेचर के रेशो के साथ कंपेयर करेंगे तो कभी कांस्टेंट नहीं आने वाला है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो इस लाइन पर वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो आप ले ले, तो इस लाइन पर वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो के कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? कि अब देखो वॉल्यूम तो इस पॉइंट पर, पॉइंट हमारे पास है V1/T1। लेट फॉर एग्जांपल मैं V/T इज इक्वल टू K, मैं इस तरह करो तो यहां पर V कितना है, यहां पर V जो है इतना है। वॉल्यूम तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम है ना, देखो सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम जब सेम है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कितना है, यहां पर लेट ये 10 है और ये 15 है, तो अभी वॉल्यूम लेट फॉर एग्जांपल 20 है, 20/10 इक्वल टू 2, और फिर यहां पर वॉल्यूम तो 20 है लेकिन टेम्परेचर अभी 15 है, तो ये तो कभी 2 नहीं आएगा। तो वैल्यू कांस्टेंट, अभी रेशो कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों कि अभी मैंने प्रेशर को चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने P1 प्रेशर का नाम दिया है, वहां पर मैंने लिखा है, इसको मैंने P2 और इसको मैंने P3 प्रेशर का नाम दिया। अभी एक MCQ ऐसा आएगा कि गिवन ग्राफ में आपके पास प्रेशर जो है P1 इज ग्रेटर देन P2 विच इज ग्रेटर देन P3, और P3 इज ग्रेटर देन P2 विच इज ग्रेटर देन P1, और C ऑल हैव सेम, D none of these। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो जनाब ऑल हैव सेम तो नहीं हो सकता है, वो तो सेम लाइन के लिए हो सकता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी नन ऑफ दिस भी नहीं है, इन दोनों में मैंने कहा कि प्रेशर वेरिएबल है, तो नन ऑफ दिस कैसे है, जरूर इसमें या ये ठीक है या ये ठीक है। अभी देखो क्या है, यहां पर P1, P2 और P3 दोनों तमाम के तमाम पर वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम सेम है। P1, P2, P3 पर वॉल्यूम तो आपको सेम मिल रहा है, लेकिन अगर आपको नजर आता है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P1 पर वॉल्यूम इतना है, P2 पर वॉल्यूम इतना है, P3 पर वॉल्यूम ये है, तो तीनों एक ही लाइन वॉल्यूम के सेम लाइन पर पड़े, तो इसका मतलब ये है कि तीनों प्रेशर पर तो वॉल्यूम सेम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है इसमें, ठीक है। तीनों लाइंस पर, तीनों प्रेशर्स पर वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन P1 प्रेशर पर टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 15 सेकंड पर 15 है, और P3 पर कितना है, इतना है, ज्यादा है। लेट फॉर एग्जांपल जितना भी है लेकिन ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर जब आप प्रेशर के टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो प्रेशर के साथ क्या हो रहा था, प्रेशर भी कुछ हो रहा था प्रेशर के साथ। अभी बताएंगे, अभी बताऊंगा। ये तुम्हारे पास है किसी गैस का प्रेशर, और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गैस के दरमियान कोलिजन बढ़ेगा, तो जब कोलिजन बढ़ेगा तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो T3 पर कौन सा आपको मिलने वाला है, P3 मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर है, सबसे ज्यादा प्रेशर आपको मिलेगा T3 टेम्परेचर पर। P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ये तुम्हारा ऑप्शन है, P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा है, फिर P2 है, फिर P1 है, P1 सबसे कम है। तो जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे ग्राफ इस तरह y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ग्राफ y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ये नीचे उतरेगा। ऐसा पैरेलल तो नहीं बन सकते, लेकिन पैरेललिटी में
मदद देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इंशाल्लाह इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल जो चॉर्ल्स लॉ के साथ रिलेट है, इंशाल्लाह वो जब आप ये बहुत सारी दूसरी वैल्यूज़ है जब आप करेंगे तब जाके आपको कोई मसला नहीं रहेगा, आप कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए आप लोगों के खिदमत में अर्ज़ है कि लाइक देना ये तो हक बनता है। इतना बड़ा वीडियो मैं करूँगा तो आप लोग लाइक ज़रूर देंगे। और ये पॉइंट दूसरा, सब्सक्रिप्शन करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।